नाउ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स विच आर टेकन एज एक्सियम्स। ठीक है, तो इनको एक्सियम ले लिया गया, फिर से वही बात, अगर इनको एक्सियम ले लिया गया है तो इसका मतलब कि इनको आपको मान के चलना पड़ेगा और आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये सिस्टम ऑफ एक्सियम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो ये सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कंसिस्टेंट तब होंगी जब पहली एक्सियम का यूज़ करते हुए, है ना, पहली एग्जाम में जो भी दिया वो हम मान के चलें और हम सेकंड वाली को अप्लाई करके देखें कि सेकंड वाली फर्स्ट वाले को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही है कहीं। अगर सेकंड वाली फर्स्ट वाले को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, उसका विरोध कर रही होगी, उसको अपोज कर रही होगी, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं बेटा। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या बोला है इसने, स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि एक्सियम नंबर 1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन if two lines intersecting each other then vertically opposite angles are not equal। सुनो, vertically opposite angles are not equal, तो हम क्या बोलेंगे, if two lines are intersecting बोला ना, तो let us take two line, let us take two intersecting lines। माना कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं बेटा हमारे पास, कौन कौन सी, ये देखिए ये लाइन है 2 हमारे पास इंटरसेक्टिंग, कौन कौन सी, ये लाइन है इंटरसेक्टिंग हमारे पास L एंड M आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मान लो, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम वी हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स L एंड M, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो क्या बोल रहा है, कह रहा है देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, देखो ये वाला एंगल 1 है, करेक्ट, एंगल 1, और ये है आपका एंगल 2, ठीक है, यही तो वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक, अब सुनो, बच्चे बोलेंगे सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, हमें पता है सर, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। हाँ भाई, हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या हमें पता है कि आपको ये बात पता है, लेकिन जो वो बोल रहे हैं आपको वो मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, ऐसा इसने बोला है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए क्वेश्चन में बेटा, हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू एक्सियम नंबर 1, ये वाली जो एक्सियम यहाँ दी है क्वेश्चन में, यूक्लिड्स वाली नहीं, ठीक है, एक्सियम अकॉर्डिंग टू व्हाट, एक्सियम नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा बताओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2, 1 2 के इक्वल नहीं है, करेक्ट, 1 2 के इक्वल नहीं, 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 2, ये बन गया आपका रिलेशन नंबर 1 2 के इक्वल नहीं है, ऐसा आपने बोल दिया। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से बेटा, आप लोग को इतना तो पता होगा ना मेरे ख्याल से, क्या कि ये देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और ये इस पे अगर एक रे ऐसे फॉल कर रही है, या रे हो या लाइन हो, तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं, ये वाला, इसके बगल में ये वाला, मतलब अगर ये एंगल 1 है, ठीक, तो ये एंगल अगर 3 है तो 1 3 के क्या है, एडजेसेंट है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पर एंगल 2 है तो 2 3 के एडजेसेंट है। नहीं समझ में आई बात, 1 3 के एडजेसेंट है और 3 2 के एडजेसेंट है, और आपको पता है कि 1 और 3 लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी कि 1 और 3 का सम कितना होगा 180, और इसी तरीके से 2 और 3 का भी सम कितना होगा 180, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे हैं और ये भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे हैं, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, यही बात वो घुमा फिरा के आपको एक्सियम नंबर 2 में बोल रहा है, कह रहा है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन ले पहले। आपने जो लाइन L और लाइन M इंटरसेक्टिंग लाइन्स ली थी कि नहीं ली थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है आपका पॉइंट O है, करेक्ट, पॉइंट O है। अब आप चेक करो क्या आपको कोई रे दिख रही है, रे का डेफिनेशन क्या होता है बताइए, रे का डेफिनेशन होता है इसका एक एंड पॉइंट होता है, तो O से लेके L तक, मतलब ये O से इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो, O और ये कैपिटल है, O से लेके A तक ये रे हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताइए, और ये रे OA कौन सी लाइन पे स्टैंड कर रही है, M पे। अरे पीछे का पोर्शन मत देखो ना आप, ये पीछे का पोर्शन मत देखो, देखो ऐसे देखो, ये आपकी लाइन क्या है M है, और ये लाइन देखिए आपकी लाइन नहीं, ये आपकी रे क्या है OA जो कि किसका पार्ट है, OA लाइन L का पार्ट है, ये OA किसका पार्ट है, लाइन L का पार्ट है, तो ये OA स्टैंड कर रही है किस पे, लाइन M पे, कर रही कि नहीं कर रही है, यही इसने बोला है, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर कोई रे लाइन पे स्टैंड करती है तो 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी फिगर को आप यहाँ पे देखो, जो डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, इस लाइन को मत देखो ज़्यादा, इस रे को मत देखो, क्योंकि आपको सिंपल क्या देखना है, रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन M, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, ठीक है। तो इन द फिगर रे OA जो बोल रहे करते जाना है ना, रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन, OA किस पे स्टैंड कर रही है बताओ फटाफट देख के यहाँ से, लाइन M पर, सही है, ऑन लाइन M, करेक्ट। तो हमने क्या लिखा, इन द फिगर रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन M, तो
क्या बोलता है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बेटा ध्यान से चेक करो, ये वाले एंगल को अगर आपने कितना मान लिया, एंगल 3, तो 1 किसके एडजेसेंट है, 3 के, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, इन्होंने बोला है, किसने बोला है, सेकेंड एग्जाम में बोला है, ठीक है ना। तो फ्रॉम एग्जाम नंबर 2, फ्रॉम एग्जाम नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1 and 3 आर व्हाट, एडजेसेंट एंगल, है ना, 1 and 3 आर एडजेसेंट एंगल्स। तो 1 और 3 अगर एडजेसेंट है तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम नंबर 3, सॉरी एग्जाम नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 1 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। और इसी तरीके से बेटा ध्यान से चेक करो कि ये जो रे है आपकी OA, ये स्टैंड कर रही है किस पे, बताइए, ये स्टैंड कर रही है लाइन M पे। और इसी तरीके से बेटा अगर आप सोचो जरा, अगर आप सोचो लाइन L पे कौन सी रे स्टैंड कर रही है, इस पॉइंट का नाम B रख दो, तो OB स्टैंड कर रही है किस पे, L पर, चेक करो ना, OB स्टैंड कर रही है किस पे, लाइन L पर, तो एंगल 3 और 2 भी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, करेक्ट। तो इन द फिगर या सिमिलरली वी कैन से दैट, हम कैन से कह रहा हूँ गलती से, सॉरी सिमिलरली वी कैन से दैट व्हाट, रे कौन सी रे, OB, ओके, से सिमिलरली वी कैन से दैट रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन L, करेक्ट। ये लाइन L जा रही है, इस पे रे OB है, तो एंगल 3 एंड एंगल 2 आर व्हाट, एंगल 3 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। ये क्या है आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल 3 और एंगल 2 अगर बेटा एडजेसेंट हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, एंगल 3 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट है बताइए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट है बताइए, हाँ बताइए, कोई डाउट है, हाँ ठीक है। कैसे किया, एग्जाम नंबर 2 से, कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180। अब सुनो बेटा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड एंड थर्ड से थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। इसका मतलब 1 + 3 भी 180 के इक्वल है, और एंगल 3 + 2 भी 180 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 3 + एंगल 2। कैसे, यूक्लिड्स के एग्जाम नंबर 1 से, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, क्योंकि वो तो है ही एग्जाम ना, उसको तो मान ही सकते हो, वो तो ट्रू है, वो तो पढ़ ही चुके हो तुम, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा आप फील करिएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। बेटा सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल 1 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एंगल 3 + एंगल 2। अब बेटा मेरे पास जगह नहीं, प्लीज़ आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, ऐसा करके। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपको इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, यहाँ पर क्या बोला था, एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 2, सही है, तो हमें क्या दिखा देना पड़ेगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तभी तो फर्स्ट वाली क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कॉन्ट्राडिक्ट ही हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता है, यानी कि इनकंसिस्टेंट होता है। बेटा एक बात बताओ, बोथ साइड आप क्या कर सकते हो, 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो सब्ट्रैक्टिंग एंगल 3 बोथ साइड। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग एंगल 3 बोथ साइड। वाई, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, करेक्ट। तो एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और प्लस एंगल 2। तो हमने क्या किया, एंगल 3 राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया, और हमने एंगल 3 लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया, करेक्ट। ऐसा करने से बेटा ये एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ सर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। मेरा सवाल सुनो, एंगल 1 2 के इक्वल क्यों आ गया सर, क्या क्यों आया, इसलिए आया सर क्योंकि हम एग्जाम नंबर 2 की हेल्प लिए थे। हम पहले हमने एग्जाम नंबर 1 की हेल्प से क्या लिखा, 1 2 के इक्वल नहीं है, फिर एग्जाम नंबर 2 की हेल्प से हम कुछ काम करते गए डिडक्टिव रीजनिंग करते करते कहाँ पहुंचे, एंगल 1 2 के क्या आ गया इक्वल। ओहो, ये हो क्या हो गया, इसका मतलब एग्जाम नंबर 2 1 को क्या करती है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है। क्यों, क्योंकि एग्जाम नंबर 2 1 को क्यों कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्यों उसका विरोध करती है, क्योंकि एग्जाम नंबर 2 से तो रिजल्ट क्या आया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सही है, लेकिन 1 से क्या रिजल्ट आया था, एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 2। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ बेटा, अब आप लोग थ्योरी लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है। हम बोलेंगे फ्रॉम दिस रिलेशन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट एग्जाम नंबर 2 कॉन्ट्रडिक्ट्स और क्लैशेस विद एग्जाम नंबर
1. दैट्स वाई द सिस्टम ऑफ एक्सियम इज इनकंसिस्टेंट, या फिर दीज सिस्टम ऑफ एक्सियम्स आर नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, या फिर नो दिस सिस्टम ऑफ एक्सियम्स आर नॉट कंसिस्टेंट, ऐसे करके आप आंसर दे दोगे। ओके, कर लीजिए। देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सियम्स। ओके, कुछ एक्सियम्स आपको दी हुई हैं, इसको आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स है कि नहीं है। करेक्ट। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्सियम 1 2 3 3 एक्सियम्स दी हुई हैं, मतलब एक्सियम 1 की हेल्प से कुछ मान के चलो तो एक्सियम 2 1 को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जब आपकी एग्जाम नंबर 3 आ जाए, उसकी हेल्प से कोई रिजल्ट आए, तो वो 1 और 2 के रिजल्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, यही चीज़ है। अब सुनो, एग्जाम नंबर 1 कह रहा है things which are equal to the same thing are equal to one another, things which are equal to the same things are equal to one another। बेटा एक बार बताओ, ये एक्सियम आपने कहाँ पढ़ी है? यूक्लिड्स एक्सियम में, करेक्ट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ो, कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल, ये भी आप पढ़ चुके हो, ये भी एक्सियम है, यूक्लिड का ही एक्सियम है। और थर्ड, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी किसका एक्सियम है? यूक्लिड का ही आपका एक्सियम है, करेक्ट। यानी कि सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कैसा है? कंसिस्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि यूक्लिड ने जो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स दिया था वो कंसिस्टेंट ही तो था। तो एक तरीका तो एग्जाम में ये करने का है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल दोगे दीज आर द एक्सियम्स ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम, ठीक है। These axioms are taken from the Euclid's 7 एक्सियम गिवन इन आर बुक। हमारी बुक में जो 7 एक्सियम्स दिए हुए उसी में से तो ये लिया गया है। इसका मतलब जो भी एक्सियम हमारी बुक में है, मतलब यूक्लिड्स ने जो भी एक्सियम दिए थे वो कंसिस्टेंट ही तो हैं। इसका मतलब ये एक्सियम कैसा है? कंसिस्टेंट है। तो बस यही इसका आंसर है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग से कैसे दिखाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो लेट अस टेक टू थिंग्स, लेट अस टेक टू थिंग्स। हमारे पास 2 थिंग्स हैं, x और y, और ये x भी किसके इक्वल है मान लो बेटा? z के, और y भी किसके इक्वल है मान लो? z के, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया? y हो गया। कैसे हो गया ये हो गया आपका एक्सियम नंबर 1 से। यहाँ पे जो एक्सियम नंबर 1 दी हुई है यहाँ पर, इससे हो गया कि x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? y आ गया। भाई थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। अब आप सेकंड देखो जरा, कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल। मतलब बात समझो रहा, देखो x इज इक्वल टू y था आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं बोथ साइड, एडिंग m बोथ साइड। मान लो m कोई क्वांटिटी हम बोथ साइड ऐड कर रहे हैं, एडिंग m बोथ साइड, करेक्ट। अगर आप बोथ साइड m ऐड करोगे तो x प्लस m आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? y प्लस m आ जाएगा, करेक्ट। y प्लस m आ जाएगा, ठीक है। x प्लस m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y प्लस m आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये आपस में क्या है? इक्वल है। कैसे? एक्सियम नंबर 2 से, करेक्ट। एक्सियम नंबर 2 से। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से चेक करो कि एक्सियम नंबर 2 ने क्या 1 को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया? मतलब समझो, अगर x प्लस एम इज इक्वल टू क्या है? y प्लस एम है ना, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? अगर x प्लस एम वाई प्लस एम के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि x भी किसके इक्वल होगा? y के इक्वल होगा। और यही तो कौन बोल रहा था? एक्सियम नंबर 1, करेक्ट। अब सुनो, अगर x प्लस एम वाई प्लस एम के इक्वल है तो ये रिजल्ट आया ही क्यों है? तो जवाब है ये रिजल्ट इसलिए आया है कि द होल्स आर इक्वल, क्योंकि एक्सियम नंबर 1 आपकी ट्रू थी, ठीक है, सही है ना। तो इसका मतलब x जो होल्स आए हैं x प्लस एम और y प्लस एम, इसकी वजह से एक्सियम नंबर 1 डिस्टर्ब नहीं होती। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम m को बोथ साइड क्या करें? वापस से इसमें सब्ट्रैक्ट करें, तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस x इज इक्वल टू y आ जाएगा। इसका मतलब एक्सियम नंबर 1 को एक्सियम नंबर 2 कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। बात फिर से समझ लो, एक्सियम नंबर 1 से ये वाला रिजल्ट आया था, और एक्सियम नंबर 2 से क्या आ गया आपके पास? x प्लस एम इज इक्वल टू y प्लस एम, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? अगर x प्लस एम इज इक्वल टू y प्लस एम है तो हम अगेन बोल सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू क्या है? y। इसका मतलब एक्सियम नंबर 2 के रिजल्ट ने 1 को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? कि हेंस व्हाट? हेंस एक्सियम नंबर 2 डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट या डू नॉट क्लैशेस विद, डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट? या डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एक्सियम नंबर 1। एक तो ये बात बोल दी आपने, करेक्ट। अब आप यहाँ पे आ जाओ थर्ड एक्सियम पे, कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो अब आप तीसरा काम यहाँ पर क्या करोगे? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। इसका मतलब बेटा ध्यान से चेक करो, मान लो कि x भी किसके डबल है? m कोई क्वांटिटी n तो या l है, ठीक। x भी l के डबल है, l का 2 टाइम्स है, और y भी आपका क्या है? l के डबल है, यानी कि l का 2 टाइम्स है, सही है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर x भी 2l है और y भी 2l है, यानी कि x इज द डबल ऑफ l एंड y इज द डबल ऑफ l, और इसने क्या बोला है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हमने ये अज्यूम किया बेटा, लेट अस
अज्यूम, हमने यहाँ अज्यूम कर लिया है क्या कि x किसके इक्वल है 2l के, y भी किसके इक्वल है 2l के, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में एक्सियम नंबर 3 दिया है बेटा, अकॉर्डिंग टू एक्सियम नंबर 3 x किसके इक्वल हो जाएगा y के, क्यों, थिंग्स विच आर इक्वल टू द, सॉरी क्या बोला है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, x भी l का डबल है और y भी l का डबल है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x इज इक्वल टू y आ गया। अब मेरी बात सुनो, एक्सियम नंबर 3 से बेटा ये जो x इज इक्वल टू y आया है, ठीक है ना, क्या ये एक्सियम नंबर 1 को डिस्टर्ब करता है, कभी नहीं, क्योंकि एक्सियम नंबर 1 में भी x इज इक्वल टू y था। क्या ये एक्सियम नंबर 2 को डिस्टर्ब करता है, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर x y के इक्वल है तो बोथ साइड अगर हम m ऐड कर देंगे तो हमें x प्लस m इज इक्वल टू y प्लस m भी तो मिल जाएगा। यानी कि ये जो एक्सियम नंबर 3 है ये ना तो एक्सियम नंबर 1 को कॉन्ट्रडिक्ट करता है और ना तो एक्सियम नंबर 2 को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यानी कि जितने भी यहाँ पर एक्सियम आते चले जा रहे हैं वो पुराने वाले एक्सियम को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, करेक्ट। तो वी कैन क्लियरली सी, वी कैन clearly see what, we can clearly see axiom number 3 do not, axiom number 3 do not contradict, axiom number 3 do not contradict what, do not contradict axiom number 1 as well as axiom number 2, 3, 1 और 2 दोनों को ही कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। अब आप लिखिएगा hence the given system of axioms is what, is consistent। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर करेंगे। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।